Hello students, I am Sandeep Yadav from Saint SN Ajitgarh. In this video, we will discuss about the chapter number 3 polynomials of your class 10th book. Polynomial is a multi-step expression. What is polynomial? Polynomial is a multi-step expression in any variable. There can be more than two variable or one variable depending on the types of polynomial in any variable. It may consist constants also, variables and constants combined with each other and gives a polynomial. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो कोई सा भी एक एक्सप्रेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में होता है, वो वेरिएबल वाला जो एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जितनी स्टेप्स होती हैं, ये 1 2 3, ये जितनी स्टेप्स होती हैं, स्टेप्स का मतलब समझना, स्टेप्स का मतलब होता है कि जहाँ पे ये प्लस या माइनस का साइन बीच में आ जाए, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में दो प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो उसे बोलते हैं अपन स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास है 1 2 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 है तो 3 स्टेप्स हैं, तो 3 टर्म्स, इन्हें टर्म्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? टर्म्स। हम लोग जो स्टेप्स की बात कर रहे हैं वो इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज है टर्म्स। तो 3 टर्म्स हैं, तो इस पॉलिनोमियल का टाइप या नाम जो होगा वो कुछ अलग होगा। अगर यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स होते हैं तो भी इसका नाम जो होता वो कुछ अलग सा होता, और उसी के अकॉर्डिंग 2 टर्म्स का और साथ ही साथ सिंगल टर्म का। ठीक है ना, ये इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके अलग अलग ये टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में स्टडी ना करते हुए हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे इसका, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, क्योंकि 3 टर्म्स हैं इसमें, तो 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। ठीक है, जिसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ मेरे पास है पावर 2, तो क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड मतलब 4, और रेटिक का मतलब होता है उसका आधा करना। ठीक है, आधा, तो क्वाड मतलब 4, रेटिक मतलब बाई 2, तो ये कितनी पावर होगी? 2 पावर होगी। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग इसी पे जो है अपना पूरा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज भी है अपनी बुक में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। तो हाईएस्ट जो पावर है किसी भी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज़ वेरिएबल? देखो, वेरिएबल क्या होता है, जो भी अल्फ़ाबेटिक टर्म्स होती है x y z a b c, ये वेरिएबल हो सकते हैं अगर इनकी वैल्यूज़ जो हैं, इनकी वैल्यूज़ ये चेंज हो रही हैं या वेरी कर रही हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, बराबर भी रह सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है x y z या अल्फ़ाबेटिक जो भी है अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वेरिएबल हो सकते हैं
अगर इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हों, यानी इनकी वैल्यूज़ जो हैं हम मन से रखते हैं और मन से रखने पे कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी यानी बदल बदल के रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो ये इस तरीके से इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। जबकि कांस्टेंट क्या होता है वो समझना। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू बदल नहीं सकती, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो क्या होता है उसमें? उसमें ये होता है कि फिक्स वैल्यू होती है, आपकी फिक्स होती है। फिक्स लाइक अगर x लिया है तो वो 2 ही रहेगा, तो फिक्स हो गया है 2, तो इसीलिए मैं उसको x बोलना बंद कर दूंगा। वो 2 है तो मैं उसको 2 ही बोलूँगा, ठीक है, +2 -2 ऐसे, ओके। जबकि यहाँ वेरिएबल है इसीलिए +x -x, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का फंडा, ठीक है। नाउ बैक टू द पोलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ द हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, द मैक्सिमम पावर विल बी 2। नंबर ऑफ टर्म्स, कहने का मतलब है कितने टर्म्स हो सकते हैं, यहाँ कितने स्टेप्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, बट हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स में एनीथिंग, बट हाईएस्ट पावर 2 होनी ही चाहिए। जैसे कि x² लिखा है कहीं पे, ओनली x², दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, ओनली 1। नाउ x² + 1, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद नंबर ऑफ टर्म्स 2, दैट मीन्स दिस इज बाइनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल। एंड द ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3, यानी ट्राइनोमियल है, और हाईएस्ट पावर आपकी 2 जो है वो होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात, ठीक है। इक्वेशन, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं? देखो, जब तक इस पोलिनोमियल के आगे इक्वल में 0 नहीं लगा हो उसे इक्वेशन नहीं कहेंगे। यानी कि इसके बराबर अगर 0 लिख दिया जाए ना, इक्वल डाल के बराबर करके 0, तो इक्वल करके 0 लिखने का मतलब ही हो जाता है ये हो गया अब इक्वेशन, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन। Polynomial is written in the form of ax² bx plus c is equal to px. p मतलब polynomial, p stands for polynomial, px is equal to x² plus bx plus c. But the equation written just like this is equal to 0. ax² bx plus c is equal to 0. Okay, this is equation and this is polynomial. So don't confuse with polynomial and equation. Okay. तो ये बात कर ली हमने पोलिनोमियल की, जो हमारा खास पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात होगी। अब ज़रा इसके ज़ीरोज़ और इनकी बातें कर लेते हैं हम लोग। ये आप जो काम की चीज़ें हैं वो नोट कर लेना सिर्फ, और समझने वाली चीज़ें जो है वो माइंड में सेट कर लेना। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जिसका इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको मैं क्यों ना px लिख देता हूँ और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इधर लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले तो ये कि इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ज़ीरोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरोज़ की बात कर लूँ और कोफिशिएंट्स की बात कर लें। ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। देखिए, ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है, ज़ीरोज़ का, कि इस पोलिनोमियल में x की जगह ऐसी वैल्यूज़ रखी जाएं, x की जगह ऐसी वैल्यू रखी जाएं जिससे कि ये पोलिनोमियल पूरा ज़ीरो हो जाए, इक्वल, ठीक है। x की ऐसी वैल्यूज़ जो इस पोलिनोमियल में रखने पर, इसके अंदर x की जगह रखने पर ये ज़ीरो हो जाए, इसके इक्वल ज़ीरो आ जाए, तो उसे उस x की वैल्यू को ही कहते हैं ज़ीरोज़, यानी वैल्यूज़ ऑफ x और ज़ीरोज़।
ज़ीरोज़ एक नाम है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि x की वैल्यू, तो x की ऐसी वैल्यूज़ जो यहाँ रखने पर इस पूरे को ज़ीरो बना दे वो कहलाती हैं ज़ीरोज़। ओके, तो x 2 3 -1 -2 है ना, 2 3 -1 -2 एनीथिंग ज़ीरो, इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो। ओके, तो वैल्यूज़ ऑफ x is called zeros. And one more thing, note it, one more thing, the highest power of this polynomial is 2, then number of zeros in this polynomial will be 2. That means जितनी पावर होती है, इसको मैं यहाँ हाईलाइट करके हिंदी में लिखूँगा ताकि आपको याद रहे अच्छे से, जितनी पावर है ना, हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, हाईएस्ट, जितनी पावर होती है उतने ही पॉलिनोमियल में ज़ीरो होते हैं, उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। ठीक है भाई, जैसे कि अगर मेरे पास कोई ये लिखा हुआ है कि सर ax + b दिस इज़ योर पॉलिनोमियल, दिस इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो आप क्या बताओगे, x की पावर कितनी है 1, तो ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 1। ओके, तो 1 0 1 पावर, 2 पावर है यहाँ पे, तो 2 ज़ीरोज़। ओके, कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे देखो, इस पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, लाइक x², दिस इज़ अ वेरिएबल टर्म, x दिस इज़ अ वेरिएबल टर्म, एंड दिस इज़ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब उसकी वेरिएबल की पावर 0 है, कांस्टेंट टर्म है यानी वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल है नहीं का मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। ओके, तो x² का जो कोफिशिएंट है, x² के साथ मल्टीप्लाई, उसे बोलते हैं x² का कोफिशिएंट, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसे बोलते हैं x का कोफिशिएंट, b है, और विदाउट x वाला यानी c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म c, a b c these are real numbers, a b c belongs to real number, यानी ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है। और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, किसके कोफिशिएंट्स हैं, x² के, x के और विदाउट x के यानी कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़ीरोज़ क्या है, तो वैल्यूज़ ऑफ x, कोफिशिएंट्स क्या है, तो ए बी सी ये जो होते हैं, ये पॉलिनोमियल रटना है, आपको ध्यान रखना है, इसको एज इट इज़ याद रखना है कि ax² bx + c ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ये भी यहाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले देखो मेरे पास है ये पॉलिनोमियल ax² bx + c, इस पॉलिनोमियल के, इसको px लिख देता हूँ, इस पॉलिनोमियल के मेरे पास है ज़ीरोज़। आप ज़ीरोज़ को रूट्स भी बोल सकते हैं, अभी से ये याद रखने की कोशिश करेंगे कि ज़ीरोज़ जो हैं वो रूट्स भी कहलाते हैं। ये लिख देता हूँ यहाँ, आप लोग भी लिख लेना इसको नोट्स में अपने, रूट्स। ठीक है ना, ज़ीरोज़ या रूट्स, जो ज़ीरो कर दे, जो उसको मूल कर दे, रूट कर दे, तो ज़ीरोज़। तो इसके ज़ीरोज़ जो है वो है अल्फ़ा, बीटा, 2 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि पावर भी 2 है, तो 2 ज़ीरोज़ हैं, वो मैंने क्या मान लिया है, अल्फ़ा, बीटा। तो आपको याद क्या रखना है वो सुनो, आपको याद रखना है कि अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो होता है
माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है। ये है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट की बात अभी हमने की, ए बी सी। ज़ीरोज़ की बात अभी मैंने बताई, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं इसके। तो आपको ये रिलेशन है, ये याद रखनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये रिलेशन है, याद रखेंगे आप। इसे बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये अच्छे से आप नोट कर लेंगे। नोट करते समय वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए, उसके बाद जो है सारी चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए, देन कंटिन्यू करना चाहिए वीडियो को। ठीक है, तो ये वीडियो को रोक के आप नोट कर लें। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 3.1 पे। ये चीज़ें ही काम आएंगी, ध्यान रखेंगे आप। तो एक्सरसाइज 3.1 पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ इसका। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड आउट ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and justify the relation between coefficients and zeros of polynomial। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल यहाँ गिवन होगा, अभी मैं लिखूँगा क्वेश्चन, तो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, पहला। दूसरा, जस्टिफाई करना है आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जस्टिफाई करना है उसके रिलेशन जो अभी बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा वाला रिलेशन, उसको जस्टिफाई करना है कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले नंबर से। इस क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट है उसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ 4x² प्लस 8x, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था? ज़ीरोज़। तो आप क्या लिखोगे? जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ याद रखना, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ के लिए 4x² प्लस 8x, इसके इक्वल लिख दो 0। किसी भी ज़ीरो को फाइंड करना हो, ज़ीरो फाइंड करना हो अगर, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल या किसी भी तरह के पॉलिनोमियल में हो, किसी भी तरह के पॉलिनोमियल में हो, ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो इक्वल में 0 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसे। देखो यहाँ पे सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कॉमन लूँगा 4x, 4 इधर से भी आ गया, x यहाँ से भी दोनों से कॉमन आ गया। 4x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2। ठीक है ना, 4x कॉमन आया तो x प्लस 2 बच गया। अब ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, कौन कौन से? ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -2 भी हो जाएगा। बोलो ठीक है? ठीक है ना भाई, दोनों मल्टीप्लाई में 0 देते हैं तो ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहेगा, तभी तो 0 आएगा दोनों।
तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 ये आ चुके हैं। तो अल्फ़ा यानी जो अभी हम बताए थे अल्फ़ा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, इसे अल्फ़ा बीटा बना लो आप। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था पॉलिनोमियल। तो यहाँ a कंपेयर करो इस वाले से 4 आया, b कंपेयर करो 8 आया, c तो है ही नहीं यहाँ पे तो 0 कर दो ना, ठीक है। जो कुछ नहीं होता है वहाँ पे तो 0 कर देना चाहिए, बिल्कुल ही कुछ नहीं है तो 0, तो c 0। तो अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं मेरे पास, a b c भी आ चुका है मेरे पास। अब रिलेशन को जस्टिफाई करना है, ठीक है। जीरोस तो निकाल लिए इक्वल में 0 रख के, है ना, सॉल्व करके। तो अब रिलेशन यहाँ लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या है रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, जो अभी पढ़ाया था वो का वो, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा, चलो सम निकालो, सम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना था 0, बीटा कितना था -2, तो 0 -2, तो आंसर कितना आएगा -2। प्रोडक्ट निकालो, चलो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करो, चलो तो 0 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आएगा 0 आएगा। ये तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा से, और ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब इस रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए जो ये दूसरी साइड है, ये वाली साइड RHS राइट हैंड वाला -b अपॉन है, ये भी सेम इतना ही आना चाहिए, कितना -2। और इधर वाली जो साइड है c अपॉन a, ये भी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी तो रिलेशन सही होगा। भाई दोनों बराबर लिख रखे हैं ना इसने, तो बराबर कब होंगे, जब ये वाला निकाला जो वो इसके बराबर हो जाए। तो चलो निकालते हैं, -b अपॉन है, b ये रहा 8 -8, a कितना 4, कैंसिल करो तो -2 आ गया, हो गया कि नहीं -2। ये भी ये निकाला हमने उन दोनों को सम करके, ठीक है ना, जीरोस को। और ये निकाल रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट को देख देख के, समझ गए। तो अलग अलग ये दोनों निकालने हैं, और अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आपका आंसर जस्टिफाई हो गया, यानी रिलेशन सही है। इसी तरीके से यहाँ कर लो c अपॉन है, तो c 0 है, a 4 है, पूरा आंसर 0, देखो सेम आ रहा है, सेम आ गए तो लिख दो हैंस द रिलेशन इज ट्रू, हैंस द रिलेशन इज ट्रू। या लिख सकते हो आप हैंस द रिलेशन इज जस्टिफाइड, हैंस द रिलेशन इज जस्टिफाइड, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला। अब मैं इसका एक पार्ट और बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ फर्स्ट के, ताकि आप जो है कर सकें इन ईजी। वीडियो को रोक के और ये सारी चीज़ें नोट कर लेना आप। इसका जो नेक्स्ट है सेकंड वाला, वो होमवर्क के लिए लिख देता हूँ आपको, ये आपको करना है खुद से। इसकी हिंट मैं बता दूंगा। देखिए इस वाले में सबसे पहले क्या करेंगे आप, स्टेप वन आपको करना है इक्वल में 0 पुट, ठीक है, इस पूरे के इक्वल में 0। उसके बाद इसके -4x जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये आपने सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फैक्टराइजेशन के लिए। तो फैक्टराइजेशन करना है जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट बता देता हूँ क्या होगा, -2x एंड -2x। देख लीजिए, जो दोनों को जोड़ोगे, दोनों का सम किया तो -4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो 4x², ठीक है।
तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ये जो है इसके फैक्टर्स यानी इसके जो टुकड़े होंगे, स्प्लिटिंग होगी वो होगी -2 एंड -2। यहाँ पे भी आपको -x जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है और इसका स्प्लिटिंग होगा -4 एंड -3, ठीक है ना। 4 3 = 12, 6 2 = 12, ओके। -3 + 4 + 3 तो आंसर आएगा -1 -x, ठीक है। ये भी स्प्लिटिंग आपको बता दी। और यहाँ जो है x² - 15 ये हो जाएगा x² - √15 का स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a - b यानी x - √15 एंड x + √15 इसके इक्वल में 0 पुट करना है। सबके इक्वल 0 पुट करना है, आपको याद रखना है। सबके इक्वल 0 पुट करके क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। और जीरोस कैसे होंगे, x की वैल्यू यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, इनसे भी आएगी, ठीक है। ये आपका काम होगा। मैं क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ और सॉल्व उन्हें आप करेंगे। लो, इनका हिंट जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। -x का स्प्लिटिंग होगा -4x एंड +3x, ओके। और ये जो होगा ये होगा x - √15 एंड x + √15, ठीक है। इसका फिफ्थ है x² - √3 + 1x + √3। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे लास्ट में है 6th वाला 3x² - x - 4। इसका भी आपको स्प्लिटिंग करना है, लेकिन ये खुद से करेंगे आप, मैं इसके लिए हिंट भी नहीं बता रहा हूँ। तो ये 5th वाला जो है इसे मैं साइड में यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जो है सारे क्वेश्चंस का आइडिया अच्छे से मिल जाए। देखिए 5th वाला ये नोट कर लेना, होमवर्क में आपके ये रहेंगे सारे क्वेश्चंस। 5th वाला क्वेश्चन है x² - √3। तो एक काम कर रहा हूँ, यहाँ इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो √3x - x + √3। किसी को कोई डाउट, इक्वल में 0 पुट करना था, इक्वल में 0 तो करना ही है ना, जीरोस फाइंड करना है। x को मल्टीप्लाई किया तो -√3x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, तो x भी माइनस का, यहाँ लिख दिया x भी माइनस का, ओके। आगे वाले के और पीछे वाले के पेयर कर लो, यानी आगे की पेयरिंग कर लो तो x² - √3x, पीछे वाले की पेयरिंग कर लो x + √3x। इधर सेम यहाँ भी जब आप फैक्टर करते हो -2x, बीच वाले को लिखोगे -2x, तो 4 टर्म्स बनेंगे। आगे वाले 2 की पेयर, पीछे वाले 2 की पेयरिंग कर लो, ठीक है। इन दोनों की पेयरिंग करने पे कॉमन जो आएगा वो ले लो, जैसे अब लेने वाला हो। यहाँ से सारे में स्टेप सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ सब में सेम रहेगा। x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है तो x - √3। यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लो तो x - √3। ये बात भी ध्यान रखना, ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम रहेगा, फैक्टराइजेशन में सेम होते हैं ये। तो यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से -1 कॉमन आया। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, जो सेम था, कौन सा, x - √3, ये सेम था ना, बाहर ले लिया, बिल्कुल बाहर कॉमन हो गया बिल्कुल। तो x बचेगा, -1 बचेगा, इक्वल में 0 बचेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके इक्वल 0 आप जानते ही हैं, और इसके बाद इसके इक्वल 0, ठीक है। इसके अलग, इसके अलग। तो x = √3 आया ऐसे, x = 1 आया ऐसे। तो 2 आंसर आ चुके हैं, √3 एंड +1। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब क्या करना है आगे आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। इसे वेरीफाई करना आपके लिए इजी काम होगा, ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो अलग से, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, तो √3 + 1 कितना आ गया, √3 + 1। और अब रिलेशन निकालो -b/a। रिलेशन क्या है बताओ, यहाँ से देखो क्वेश्चन में a कितना है 1, यहाँ देख लो a कितना है, लिख लेना चाहिए 1। b कितना है -√3 + 1,
बी कितना है, माइनस भी है, √3+1 भी है। सी कितना है, ओनली √3, ठीक है। तो चलो देखते हैं, माइनस बी तो पहले ही माइनस है और एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और √3+1 वैसा का वैसा, अपॉन ए का मतलब 1 आया, अपॉन ए का मतलब कितना आया, 1। तो ये तो पूरा का पूरा यही हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा √3+1 माइनस बी अपॉन ए भी √3+1 सेम आ गया, इसका मतलब जस्टिफाई हो रहा है आंसर। इधर भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 √3 × 1 करो, तो अल्फा इंटू बीटा ये आ गया √3 × 1 तो √3 आएगा। और अब दूसरा इसका सी अपॉन है, तो सी कितना है देखो, सी √3, ए कितना है देखो 1, तो आंसर कितना देगा, √3 ही देगा, कितना देगा, √3 ही देगा। तो सेम है, लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस रिलेशन इज जस्टिफाइड या हैंस दिस रिलेशन इज ट्रू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक के एक बार दोबारा देखना, चाहे तो पीछे बैक लेके दोबारा देख सकते हो। और ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इंक्लूडिंग दिस, ये इसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन है, इनके अलावा जो सारे हैं, ये सारे के सारे आपको होमवर्क में करने हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, एक्सरसाइज 3.1 की। तब तक के लिए ये आप लोग सारे सॉल्व कर लें अच्छे से।